यतीम पैदा होने वाला बच्चा आखिर अरब दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान कैसे बन गया? वो जब पैदा हुआ तो उसका बाप ये दुनिया छोड़ चुका था, लेकिन उसकी इस महरूमी ने उसे और भी ताकतवर इंसान बनाया और उसने अपनी इस कमजोरी को कभी भी जाहिर नहीं होने दिया। और उस दिलेर बच्चे का नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को इराक के शहर तिकरत के करीब वाक़ई एक छोटे और गरीब गांव लोजा में पैदा हुए। वो एक गरीब किसान के घर में पैदा हुए जो एक कच्चे मकान में रहते थे, जहां न बिजली थी और न ही पानी की सहूलत। सद्दाम के वालिद उसकी पैदाइश से पहले ही वफात पा गए थे। कुछ ही अरसे बाद उसका बड़ा भाई भी वफात पा गया, जिससे उसकी माँ शदीद गम में मुब्तला हो गई। बताया जाता है कि सद्दाम की माँ ने गुर्बत और गम की हालत में खुदकशी की भी कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रही। गांव के दूसरे बच्चे उसे अक्सर छींटते, मजाक उड़ाते और उसकी बेबसी का फायदा उठाते। ये रवैया सद्दाम की शख्सियत पर गहरा असर डाल गया। उसके अंदर एहसासी कमतरी और गुस्से की एक आग भर गई, जो वक्त के साथ उसके मिजाज और तर्ज हुक्मरानी का हिस्सा बन गई। जब सद्दाम की वालदा ने दूसरी शादी की तो उसके सोतीले बाप का रवैया सद्दाम के साथ बहुत जालमाना था। वो सद्दाम को बाकायदगी से मारा करता था, बाज औकात तो सिर्फ उसे जगाने के लिए भी पेटता था और उसे मजबूर करता था कि वो मुर्गियां और भीड़ें चुराकर बाजार में बेचे। तकरीबन 10 साल की उम्र में बरसों के जुल्म और सितम के बाद सद्दाम ने अपने खानदान को छोड़कर बगदाद में अपने मामों के साथ रहने पर इसरार किया। ये मामों एक साबिका फौजी अफसर और इराक की एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी बास पार्टी के मेंबर भी थे, जो सद्दाम के लिए बाप का सा किरदार बन गए और उन्होंने उसकी तालीम और सियासत में दिलचस्पी की हौसला अफजाई की। सद्दाम ने एक और फैसला कुन कदम उठाया जब उसने बास पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। एक बचपन के दोस्त के मुताबिक सद्दाम एक तन्हा बच्चा था। अपनी नौमरी के सालों में वो बगदाद की पुरतशद्दुद स्ट्रीट गैंग्स में मुलविस हो गया, जिसने बाद में उसकी धुंस और तशद्दुद पर इन्हिसार करने वाली शख्सियत को तश्कील दिया। सिर्फ 14 साल की उम्र में सद्दाम ने मुबीना तौर पर पहला कत्ल करने की कोशिश की, जो इसके संगदिल किरदार की इब्तिदाई झलक को जाहिर करती है। सियासी तौर पर परजोश माहौल में सद्दाम का तारफ बैथ पार्टी के नजरिए से हुआ, जिसका नजरिया अरब इत्तेहाद और सोशलिस्ट निजाम की हमायत करता था। उसके मामों की एंटी कॉलोनियल के खिलाफ जदोजहद की कहानियों ने सद्दाम की ख्वाहिशात और गलबे की तमन्ना को मजीद हुआ दी। नौजवानी के दौर में भी सद्दाम सियासी तशद्दुद में मुलूस था। वो अपने मकासद के हुसूल के लिए धमकी और ताकत के इस्तेमाल के लिए जाना जाता था। सद्दाम के ऐसी रवैये की वजह से उसे उस वक्त के इराक के प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करने का टास्क मिला। 7 अक्टूबर 1959 को बास पार्टी के एक ग्रुप ने, जिसमें 22 साला सद्दाम हुसैन भी शामिल था, बगदाद की रशीद स्ट्रीट पर अब्दुल करीम कासिम के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। सद्दाम का किरदार फायरिंग करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, लेकिन उसने कब्ल अज़ वक्त गोली चला दी, जिससे पूरा मंसूबा दरहम बरहम हो गया। कासिम के बाजों और कंधे में जख्म आए, लेकिन वो जिंदा बच गया। साजिशियों को यकीन था कि कासिम मर चुका है, इसलिए वो फरार हो गए। सद्दाम को मामूली चोटें आई। जब सद्दाम को पता चला कि कासिम जिंदा बच गया है, तो वो इराक से फरार होने में कामयाब हो गया। पहले शाम गया और फिर मिस्र, जहां उसने जलावतनी के दौरान अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखी। नाकाम कातिलाना हमले ने सद्दाम को एक मतलूब शख्स बना दिया, लेकिन उसके साथ साथ सद्दाम न सिर्फ अपनी पार्टी में मकबूल हुआ, बल्कि वो इंटरनेशनल एजेंसीज की नजर में भी आ गया था, और वो एजेंसीज जान चुकी थी कि अब मुस्तकबल में सद्दाम से कैसे काम लेना है। फरवरी 1963 में बास पार्टी ने कामयाबी के साथ एक फौजी बगावत की और कासिम की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। जब सद्दाम की जमायत इक्तिदार में आ गई तो सद्दाम काहिरा से वापस बगदाद आया ताकि दोबारा सियासी तहरीक में शामिल हो सके और नई हुकूमत में हिस्सा ले। वापसी पर
सदाम ने फौरन बास पार्टी की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिसने उसके इक़्तिदार तक पहुंचने की बुनियाद रखी। सद्दाम बैथ पार्टी का सिक्योरिटी चीफ बन गया। उसने एक दाखिली सिक्योरिटी फोर्स कायम की जो उसके वफादार अफराद पर मुश्तमिल थी, और ये फोर्स मुखालिफिन को खत्म करने और इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए धमकियों और तशद्दुद का इस्तेमाल करती थी। सद्दाम ने रिश्तेदारों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया, खास तौर पर तिकरत से ताल्लुक रखने वाले अपने कबीले पर, ताकि अहम सिक्योरिटी और फौजी उहदों को पुर किया जा सके। इससे एक वफादार करीबी हल्का वजूद में आया, जिसने इसे अपने मुखालिफिन को चालाकी से पीछे छोड़ने में मदद दी। 1970 की दहाई के दौरान सद्दाम ने जदीदियत को फरोग दिया, तेल की सनहत को कौमी तहवील में लिया, तालीम और सेहत के शोबे को वुसअत दी और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया। इन इक़दामात से उसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ और उसकी सियासी बुनियाद मजीद मजबूत हुई। 1970 की दहाई के आखिर तक सद्दाम सदर अहमद हसन अल बकर के पीछे असल ताकत बन चुका था और अल बकर महज एक नुमाइशी उहदा बनकर रह गया था। 1979 में सद्दाम ने अल बकर को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और खुद सदारत संभाल ली। इक़्तिदार संभालते ही सद्दाम ने बास पार्टी के अंदर वहशियाना सफाई का अमल शुरू किया, जिसमें उसने अपने समझे जाने वाले मुखालिफिन को फांसी दे दी या कैद कर दिया। उसने खौफ फैलाने और अपनी गिरफ्त दिखाने के लिए अपने मुखालिफिन के एतराफात और फांसियों को सरकारी टीवी पर नश्र करवाया। जैसे कि सद्दाम ने एक रोज अपनी पार्टी के सारे उहदेदारों को एक हाल में जमा होने का हुक्म दिया। जब सब लोग इस हाल में जमा हो गए तो सद्दाम हुसैन स्टेज पर नमूदार हुआ और उसने कहा कि मुझे मालूम है कि इस हाल में मौजूद कुछ लोग मेरी हुकूमत गिराने के लिए साजिशें कर रहे हैं। और फिर सद्दाम ने उस एक एक गदार का नाम लेना शुरू किया जो इस गदारी में मुलविस था, और उसे उठकर हाल से बाहर जाने का हुक्म दिया। कुछ लोग तो खामोशी से हाल छोड़कर बाहर चले गए और कुछ ने शूर डालना शुरू कर दिया। उसके बाद सद्दाम ने उनमें से कुछ को गोली मार के कत्ल कर दिया और कुछ को कैद कर दिया। सद्दाम ने अपनी शख्सियत का सहर कायम किया, अपनी तस्वीर पूरे इराक में आवीजा करवाई और खुद को एक ताकतवर तरीन रहनुमा के तौर पर पेश किया। उसने सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल जारी रखा ताकि पार्टी के अंदर और बाहर मौजूद मुखालिफ गिरोहों को कुचला जा सके, ताकि कोई मुअस्सिर मुजाहमत उभरने न पाए। इस दौरान सद्दाम हुसैन ने इराक की फलाह के लिए बहुत काम किया। इराक के हर गांव में पक्की सड़क बनाई और वहां पर रोजगार के मौके लोगों को फराहिम किए। हत्ता कि इराक की इकोनॉमी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि इराक का एक दिनार 3 अमेरिकी डॉलर्स के बराबर हो गया था। लेकिन उसके बाद सद्दाम से हुई एक बहुत बड़ी गलती। सद्दाम हुसैन ने 22 सितंबर 1980 को ईरान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ईरान इराक जंग का आगाज हुआ। ये हमला आयतुल्लाह खमीनी के ईरान में इस्लामी इनकलाब के होने के बाद किया गया था, क्योंकि सद्दाम अब आयतुल्लाह खमीनी को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझ रहा था। सद्दाम का ख्याल था कि ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद अब इराक में भी बगावतें हो सकती हैं, क्योंकि इराक एक शिया मेजॉरिटी मुल्क है और सद्दाम एक सुन्नी मुसलमान है। तो उसे ये खतरा था कहीं लोग आयतुल्लाह खमीनी से मुतासिर होकर मेरे खिलाफ भी बगावत न कर दें। ईरान के इस्लामी इनकलाब के फैलाव के खौफ से हमसाया अरब ममालिक जैसे कि सऊदी अरब और कुवैत ने इराक के हमले की हौसला अफजाई की और उसकी हमायत की। अरब ममालिक को भी खतरा था कहीं आयतुल्लाह खमीनी के इस्लामी इनकलाब से मुतासिर होकर हमारी अवाम भी हमारे खिलाफ बगावत न कर दे। इसलिए अरब ममालिक ने यह सोचा कि अब इस जंग में इराक की हमायत करके ही बचा जा सकता है। सद्दाम ने शत्ल हरब आबी गुजरगाह पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, जो इराक और ईरान के दरमियान एक अहम और तेल से भरपूर दरियाई सुरहद थी। सद्दाम ने 1975 का अल्जीयर्स मुआहदा, जिसके तहत दरिया का कंट्रोल ईरान को दे दिया गया था, एक तौहीन आमेज इक़दाम समझा और उसे खत्म करना चाहा। सद्दाम का मकसद ईरान के सूबे खुजिस्तान को इराक में शामिल करना था, जो तेल से माला माल था और जहां बड़ी तादाद में नस्ली अरब आबाद थे।
वो उम्मीद करता था कि ये अरब इराक का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे न सिर्फ इराक की दौलत में इजाफा होगा बल्कि उसका इलाकाई असर व रसूख भी बढ़ेगा। दोनों जानिब लाखों फौजी और आम शहरी हलाक हुए। जंगी अखराजात और तेल की बरामदात में रुकावट की वजह से इराक की माईशत को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके बायस सदाम को तरक्याती मंसूबे महदूद करने पर मजबूर होना पड़ा। इराक की माईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। उस जंग के दौरान इराक ने ईरानी अफवाज और कर्द शहरियों के खिलाफ कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए, जिस पर आलमी सतह पर मजम्मत तो हुई लेकिन अमली मुदाखलत महदूद रही। ये जंग 8 साल तक जारी रही, जिसमें बेहद खूनी लड़ाइयां हुई, भारी जानी नुकसान हुआ और दोनों तरफ से कोई फैसला कन फतेह हासिल न हो सकी। 1988 में आकर दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर हुआ और इस तरह ये जंग 10 साल के बाद आकर इख्तिताम पजीर हुई। दबाकिन ईरान इराक जंग के बाद सदाम हुसैन को इराक की तबाह हाल मईशत और बुनियादी ढांचे की बहाली का एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश था। भारी जंगी नुकसान और कथीर कर्जों के बावजूद सदाम ने मुल्क को मुस्तहकम और दोबारा तामीर करने के लिए कई इक़दामात किए। इब्तिदाई तौर पर मरकजी मंसूबा बंदी, खास तौर पर तेल के शाबे में सदाम हुसैन ने 1980 की दहाई के आखिर में महदूद नजीकारी, जवाबित में नरमी और मंडी की आज़ादी के तजुर्बात किए। ताहम जंग के नतीजे में तकरीबन 120 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और इराक पर तकरीबन 90 अरब डॉलर का कर्ज चढ़ गया, जिसमें सऊदी अरब और कुवैत का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। बुनियादी तौर पर सदाम हुसैन की जंग के बाद तामीरी नौ की कोशिशें बुनियादी ढांचे और समाजी खदमात की बहाली पर मरकूज थीं, ताकि इराक की मईशत और माशरे को मुस्तहकम किया जा सके, और वो अपनी इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। इराक पर ईरान इराक जंग के दौरान कुवैत और दीगर खलीजी रियासतों का तकरीबन 30 अरब डॉलर से जायद का भारी कर्ज जमा हो चुका था। सदाम हुसैन को तवक्का थी कि ये कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसका दाविया था कि इराक ने ईरान से पूरे खते की हिफाजत की है। ताहम कुवैत ने ये कर्जे माफ करने से इनकार कर दिया, जिससे कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ। कुवैत ने तेल की पैदावार की हद से तजावुज कर दिया था, जिसके नतीजे में आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो गईं। इससे इराक के अहम तरीन माली वसाइल को नुकसान पहुंचा और उसकी जंग के बाद का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। कुवैत की इस हरकत के बाद सदाम को कुवैत पर बड़ा गुस्सा आया और उसने अचानक मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 2 बजे इराकी अफवाज ने कुवैत पर एक बड़ा हमला कर दिया। इस कार्रवाई को प्रोजेक्ट 17 का खफिया नाम दिया गया था। कमांडोज ने आगे बढ़कर अहम अहदाफ पर कब्जा किया, जिनमें कुवैत सिटी और अमीर का महल शामिल थे। मरकजी हमला आवर फोर्स तेजी से मरकजी शाहरा के जरिए कुवैत सिटी की जानिब पेश कदमी करती रही। एक मुआविन फोर्स मगरिब से दाखिल हुई और कुवैत सिटी को मुल्क के जनूबी हिस्से से काट दिया। हेलीकॉप्टरों के जरिए फौजी दस्ते दिफाई लाइनों के पीछे उतारे गए, जबकि समंदर से आबी योंटों ने हमला किया। अगस्त तक इराक ने कुवैत पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था। अमीर और हुकूमत सऊदी अरब फरार हो गए और बहुत से आम शहरी पनाह गजीन बन गए। इराक ने कुवैत को अपना 19वां सौबा करार दिया और वहां की आबादी को लूटना और दबाना शुरू कर दिया। अब पूरे कुवैत पर इराक का कब्जा हो गया था। अमेरिका जिस मौके की तलाश में बैठा था, अब वो मौके आ गया था। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने फौजी अड्डे बनाना चाहता था, जिसके लिए उसे जवाज मिल गया था। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के तमाम अरब मुल्कों को ये बात वाज़ेह कर दी थी कि अगर सदाम हुसैन को यहाँ न रोका गया तो कल को वो तुम सब पर भी हमला और हो सकता है। जिसके बाद तमाम अरब मुल्कों ने अमेरिका के साथ मिलकर सदाम के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया। अगस्त 1990 में इत्तेहादी अफवाज ने सऊदी अरब और खलीज फारिस के इलाके में ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के नाम से एक दिफाई कार्रवाई के तहत लाखों फौजी और भारी फौजी साज और सामान तैनात किया, जिसका मकसद सऊदी अरब का तहफ़्फ़ुज़ करना और इराक की मजीद पेशकदमी को रोकना था। इत्तेहादी अफवाज ने 17 जनवरी 1991 को
ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म के नाम से एक जबरदस्त फजाई हमला शुरू किया। इस फजाई हमले ने इराकी कमांड और कंट्रोल मराकज, मुआसलाती निजाम, फजाई दिफाई निजाम और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया, जिससे इराक की फौजी सलाहियतें मुअस्सिर तरीके से मफलूज हो गईं। जनवरी के आखिर तक इत्तेहादी अफवाज ने फजाई बढ़तरी हासिल कर ली, जिससे इराकी अफवाज और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। तकरीबन 6,50,000 इत्तेहादी फौजी, जिनमें अमेरिकी आर्मी और मेरिन डिवीजन्स शामिल थी, बरतानिया, मिस्र, सऊदी अरब और दीगर इत्तेहादी ममालिक की अफवाज के साथ जनूब से कुवैत में दाखिल हुई। 100 घंटों के अंदर इत्तेहादी अफवाज ने कुवैत सट्टी और मुल्क के बेशतर हिस्से को आजाद करा लिया, जिसके बाद इराकी फौजियों को पीछे हटकर इराक वापस जाना पड़ा। कुवैत की खुद मुख्तारी बहाल कर दी गई और इत्तेहादी अफवाज ने इराक के अंदर अपनी पेश कदमी रोक दी। उस वक्त इराकी हुकूमत की तब्दीली से ग्रीज किया गया, जिस जंग के बाद अमेरिका ने सदाम को और कमजोर करने के लिए इराक पर सैंक्शंस लगा दी। इराक की मईशत बिल्कुल तबाह होकर रह गई थी। अब अमेरिका इराक के अबदर दाखिल होना चाहता था। अमेरिका की असल तोजह इराक के अंदर मौजूद ऑयल मिनरल्स पर थी, लेकिन अमेरिका को अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था जिससे वो इराक पर अपने हमले को जस्टिफाई कर सके। लेकिन एक रोज सदाम के 2 जनरल्स इराक से फरार होकर अमेरिका पहुंच जाते हैं और वो वहां जाकर ऐसा इंकिशाफ करते हैं जिससे सारी दुनिया हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ सदाम के जनरल्स ही नहीं बल्कि उसकी दोनों बेटियों के शौहर भी थे। उन दोनों जनरल्स ने अमेरिकन मीडिया को बताया कि सदाम हुसैन ने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए हैं, जिसके बाद अमेरिका को मौका मिल गया कि वो अब दुनिया को ये बता सके कि इराक के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। अब हमें उन वेपन्स को इराक से छीनना होगा, वरना ये सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। सदाम ने उन दोनों जनरल्स को यकीन दिलाया कि उसने दोनों को मुआफ कर दिया है और वो अब इराक वापस आ सकते हैं। वो दोनों इराक वापस चले गए, लेकिन वो जो ही जहाज से नीचे उतरे तो इन दोनों को सदाम ने गोलियां मरवा दी। एक इंटरव्यू में सदाम की बेटी से उनके शुआरों के कातिलों के बारे में पूछा गया कि उनके शुआरों को सदाम ने कत्ल किया, तो वो खामोश रही। फिर पूछा गया तो उसने बताया कि इनके शौहरों को उनके भाई उदय हुसैन ने कत्ल किया। सदाम हुसैन का बड़ा बेटा उदय हुसैन अपनी पुरतशद्दद और गैर मुतवक्का हरकतों की वजह से बदनाम था। उसके पास इराक में बहुत ज्यादा ताकत थी। वो इराकी ओलंपिक कमेटी, मीडिया इदारों और नीम फौजी गरवाहों पर काबिज था, लेकिन उसका दूर जाती अय्याशी, बर्बरियत और जहनी अदम तवाजुन से भरपूर था। इसके बारे में मशहूर था कि इराक की कोई शरीफ लड़की उसके सामने से नहीं गुजरती थी। अगर उसे कोई लड़की पसंद हो जाती तो वो रात को उसके बिस्तर पर होती थी। उस दौर की महंगी से महंगी गाड़ी उसके गिराज में मौजूद होती थी और उद्दे शराब नोशी, मंशियात और पुरतेश पार्टियों में मग्न रहता था, और अक्सर तो उसकी ये सारी सरगर्मियां हद से बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से उसका बाप उससे बड़ा परेशान रहता था, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि सदाम अपने सारे 2 नंबर काम वो उसी बेटे से करवाता था। जब अमेरिका को इराक की न्यूक्लियर वेपन्स का पता चला तो इस वक्त के अमेरिकन सदर ने सदाम को 2 दिन की मोहलत दी और कहा कि वो अपने अहली खाना को लेकर इराक छोड़ दे, लेकिन सदाम ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर 2 दिन बाद अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। सदाम ने अब सोचा कि मुसलमान उसकी मदद नहीं करेंगे, तो उसने मुसलमानों के दिलों में अपना प्यार पैदा करने के लिए अमेरिका के करीबी दोस्त पर हमला कर दिया। सदाम ने 40 से जायद मिसाइलों के साथ इसराइल पर हमला कर दिया। सदाम को लगा कि अब इस हमले के बाद मैं मुसलमान दुनिया में बहुत मकबूल हो जाऊंगा। उसके बाद सदाम मुसलमानों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए इस्लाम और मजलूम फिलिस्तीनियों का हर जगह पर जिक्र किया करता था। अब सदाम एक सेकुलर सदाम से हटकर मजहबी सदाम हो गया था। सदाम ये सब इसलिए कर रहा था कि अब उसे यकीन था अमेरिका उसे नहीं छोड़ेगा और वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक मर्तबा फिर सदाम पर हमला करेगा और उसकी हुकूमत खत्म करने की कोशिश करेगा। और फिर दुनिया ने देखा, हुआ भी वैसा ही।
22 मार्च 2003 को अमेरिका की क़ियादत में एक इत्तेहादी फौज जिसमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड शामिल थे, सबने मिलकर इराक पर एक बड़ी फौजी यलगार का आगाज किया। इस कार्रवाई को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया गया। तकरीबन 1,60,000 इत्तेहादी फौजी इब्तिदाई मरहले में इराक में दाखिल हुए, जिनमें तकरीबन 1,30,000 अमरीकी, 45,000 बरतानवी, 2,000 ऑस्ट्रेलवी और 200 पुलिस स्पेशल फोर्सेस के एहलकार शामिल थे। इस हमले में शमाल में कुर्द जंगजुओं ने भी इत्तेहादी अफवाज की मदद की। ये हमला बगदाद पर हदफी फजाई हमलों के साथ शुरू हुआ, जिनका मकसद इराक की क़ियादत को खत्म करना था। जब ये हमले सद्दाम हुसैन को खत्म करने में नाकाम रहे तो इत्तेहादी ज़मीनी अफवाज ने कवीत से जनूबी इराक में दाखिला किया, जबकि शमाल में खुसूसी ऑपरेशंस की टीमों ने कुर्द फोर्सेस के साथ मिलकर कार्रवाइयां की। सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर इत्तेहादी अफवाज ने इराकी फौज को शिकस्त दे दी। 9 अप्रैल 2003 को बगदाद के सुकूत की अलामत फरदूस चौक में सद्दाम के मुजस्मे को गिराया गया। अब अमेरिका की फौज सद्दाम और उसके बेटों की तलाश में लग गई। अमेरिका ने 15 मिलियन का इनाम भी सद्दाम के दोनों बेटों पर रख दिया और सद्दाम पर 30 मिलियन का इनाम रखा गया। सद्दाम के दोनों बेटे अपने एक दोस्त के घर छिपे हुए थे और बताया जाता है कि सद्दाम के बेटे सारा दिन वहां पर वीडियो गेम्स खेलते रहते थे। जब उनके दोस्त को सद्दाम के बेटों के ऊपर लगे इनाम का पता चला तो उसने सद्दाम के बेटों को कहा कि वो बाहर किसी जरूरी काम से जा रहा है, लेकिन वो सीधा अमेरिकन फौज के पास जा पहुंचा और उसने अमेरिका की फौज से कहा कि वो उन्हें सद्दाम के बेटों का ठिकाना इस इनाम के एवज बताने के लिए तैयार है। अमेरिकन फौज ने उसे उन दोनों के बदले $30 मिलियन दिए और वो फौज को लेकर सद्दाम के बेटों के ठिकाने पर पहुंच गया। 22 जुलाई 2003 को अमेरिकी अफवाज ने इराक के शहर मूसल में एक बड़े ऑपरेशन का आगाज किया, जिसका हदफ एक घर था जहां सद्दाम हुसैन के बेटे छिपे हुए थे। जब अमेरिकी फौजी करीब पहुंचे तो घर के अंदर से उन पर शदीद फायरिंग की गई। ये झड़प तेजी से एक खौफनाक मुसल्लह तसादुम में बदल गई, जो तकरीबन 4 से 6 घंटे तक जारी रहा। सद्दाम हुसैन के बेटों ने हथियार डालने से इनकार करते हुए छोटे हथियारों और दस्ती बमों के साथ मुजाहमत जारी रखी। इब्तिदाई कोशिशों में जब घर पर धावा बोलने में नाकामी हुई और अमरीकी फौजियों को जानी नुकसान उठाना पड़ा तो अमरीकी अफवाज ने अपना हमला तेज कर दिया। इस हमले के नतीजे में सद्दाम के दोनों बेटे मारे गए, लेकिन उन दोनों की मौत के बाद भी कोई घर के अंदर से फौज पर फायरिंग कर रहा था। जब सब ने देखा तो पता चला ये सद्दाम हुसैन का पूता था जो फौज पर अंदर से फायरिंग कर रहा था। अमेरिकन फौज ने इस बच्चे पर भी फायरिंग करके मार दिया। जब सद्दाम को अपने बेटों और पूते की मौत की खबर मिली तो सबसे पहले उसने पूछा कि मेरे बेटों ने सरेंडर किया या शेर की तरह लड़ते हुए जान दी। तो उसे बताया गया कि उसके बेटों ने लड़कर जान दी और सरेंडर नहीं किया, जिस पर सद्दाम हुसैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब बारी हो गई थी सद्दाम हुसैन की। महीनों की तलाश और सद्दाम हुसैन के खानदान और साथियों से पूछगछ के बाद अमरीकी अफवाज को एक गिरफ्तार शुदा साबिक मुआविन से काबिल अमल खफिया मालूमात हासिल हुई। उन्होंने सद्दाम को एक दूर दराज खेत में वाक़या एक छोटी और जेर जमीन पनाह गाह में छुपे हुए पाया, जिसे स्पाइडर होल कहा जाता है। सद्दाम को बिखरे हुए हुलिये में एक पस्तूल और AK-47 राइफल के साथ मुसल्लह हालत में पकड़ा गया और उसके पास $7,50,000 नकद रकम भी मौजूद थी, लेकिन उसने गिरफ्तारी में कोई मुजाहमत नहीं की। गिरफ्तारी के दौरान कोई गोली नहीं चलाई गई और न ही कोई अमेरिकी फौजी जख्मी हुआ। ऑपरेशन के बाद DNA टेस्ट के जरिए सद्दाम की शिनाख्त की तस्दीक की गई। सद्दाम हुसैन का अदालती मुकदमा 19 अक्टूबर 2005 को बगदाद में शुरू हुआ। सद्दाम हुसैन और उनके 7 शरीक मुल्ज़मान पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्जाम आयद किया गया। खुसूसन 1982 में सद्दाम पर कातलाना हमले की कोशिश के बाद सद्दाम ने अपने ऊपर हुए हमले के बदले में दुजैल नामी इराकी शहर के 148 शिया बाशिंदों पर तशद्दुद और उनको कत्ल कर दिया था। पहले इजलास के दौरान सद्दाम ने सरकशी का मुजाहरा किया।
अदालत की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाए, अदालत में मौजूद जज पर अमरीकी एजेंट होने का इल्जाम लगाया और इस अदालत के इख्तियार को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 5 नवंबर 2006 को सदाम हुसैन को अद्दजील कत्ल आम से मुताल्लिक इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। सदाम अपनी फांसी की सजा सुनकर और जोर जोर से हंसने लगा और जजेस को तंग करने लगा। सदाम का ये अमल सबके लिए हैरान कुन था। आखिर सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 को पूरे मीडिया के सामने फांसी दी गई। सदाम की जिंदगी के आखिरी लम्हों को कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिया और उन लम्हों को पूरी दुनिया के लिए इबरत बना दिया गया।